आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं मनोज सक्सेना और मेरे साथ हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, कहते हैं ना कि इस बीमारी में हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। डॉक्टर की भाषा में इस बीमारी को क्या कहते हैं ये तो आप ही बता सकेंगे, पर यह बीमारी कहाँ तक कमजोर कर देती है हड्डियों को, ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है। इसमें दो विपरीत उत्तर है जी। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी है, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियों में जो नैसर्गिक गुण होता है ताकत का वो कम हो जाता है, तो हड्डियां टूटने लगती हैं। प्रायः ये देखा गया है, जैसे महिलाएं जिनका मीनोपॉज हो जाता है तो उनकी हड्डियां पुरुषों की बनस्पत कमजोर होने लगती हैं। गिर जाने पर थोड़ा सा तकलीफ हो, थोड़ी सी चोट लगे, फ्रैक्चर हो जाता है। वैसा ही पुरुषों में भी ये समस्या लेट एज में आने लगती है। कई बार मेल हार्मोन की कमी के कारण भी ये समस्या आती है। पर डायबिटीज की हड्डियां प्रायः मजबूत होती हैं। पर डायबिटीज का मरीज अगर अनकंट्रोल रहे, बहुत समय तक शुगर नॉर्मल ना रहे, तो उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी जैसे सामान्य जन सामान्य में होती है वैसे पाई जा सकती है। अब बात आती है ऑस्टियोपोरोसिस का निदान कैसा होना चाहिए, ये क्या है और कैसे होना चाहिए। तो देखिए, क्या टूटी हुई हड्डियों के लिए तो आपके पास हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं जो कि उसका बहुत अच्छा निदान कर रहे हैं। पर बात आती है जुड़ी हुई हड्डियों की। जब हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जिसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो वो सही समय होता है कि आपको ऐसा निर्णय लेना होगा, ऐसे विशेषज्ञ को दिखाना होगा जिससे आपकी वो कैल्शियम की मात्रा एक सीमित दायरे में बांध कर रखे। विटामिन डी नाम का एक हार्मोन होता है जो कि हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत उस पर निर्भर करती है, उसका देखे। और फिर अगर आवश्यकता लगे तो एक जांच होती है डेक्सा स्कैन, उसको कराकर ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस या उसकी बीमारी के बारे में पता करें। अगर ये चीजें बनती हैं तो फिर हम उसके अनुरूप इलाज होता है। तो जो जुड़ी हुई हड्डियां हैं उसके लिए आपको हार्मोन विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि हड्डियां एक अपने आप में हार्मोन का बहुत बड़ा ऑर्गन है। हड्डियों का असर हार्मोन जनित ही हड्डियों में ताकत आती है। जी। अच्छा, आजकल इस बीमारी का इलाज की बात आती है जिसमें हड्डियां कमजोर होती हैं, तो जो है ना विटामिन डी की जो खुराक है उसको लेकर भी काफी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भ्रम रहता है। किस मात्रा में कितनी खुराक दी जाए, किस हद तक दी जाए, उसकी परिस्थितियां कहां तक निर्धारित हो सकती हैं? देखिए, विटामिन डी के बारे में आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में जिसने विटामिन डी नामक हार्मोन का सेवन नहीं किया है, अगर वो लैब में जांच कराएं 5 से 10 के करीब ही आता है जी, जो कि लो है। जी जी। ये हमारे 90% पॉपुलेशन के साथ ऐसा ही है। अच्छा। रंगरूटों में भी जब शोध किया गया, रंगरूट मतलब जो सैनिक आर्मी के लोग, हाँ। आर्मी में काम करते हैं, जो धूप में ही रहते हैं, उनमें भी 20-25 से ज्यादा नहीं मिला। अच्छा अच्छा। तो विटामिन डी की जांच कब करानी चाहिए? विटामिन डी की जांच एक हार्मोन विशेषज्ञ की सलाह में कभी कभार ही करानी चाहिए। आजकल एक फैशन हो गया है कि आपको हेल्थ चेकअप करते हैं, उसमें विटामिन डी की जांच हो जाती है और वो कम आ जाता है तो आपको बता दिया जाता है देखिए यहाँ परेशानी आ गई। जी जी। तो वैसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने नहीं खाई है दवा उसका कमी रहेगा। दूसरी बात है कि कभी कभार कुछ रेयर हार्मोन बीमारी में हम विटामिन डी की जांच कराते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अब बात आती है किस तरह से हमें यह हार्मोन को बढ़ाना है। जी। तो हमारे सामान्य खान पान में, वेजिटेरियन खाने में प्रायः विटामिन डी की मात्रा बहुत कम होती है। तो विटामिन डी का जो सोर्स प्रायः उपलब्ध है वो एनिमल सोर्स से ही उपलब्ध है। तो उसकी गोलियां आती हैं, उसके सैशे आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी उपलब्ध है, जिसको खाने से, प्रॉपर खाने से आपके शरीर में सही मात्रा में विटामिन डी हो जाता है। अब बात आती है कि विटामिन डी को क्या हम रोज बी कॉम्प्लेक्स की गोली की तरह खा सकते हैं क्या? लोगों को आदत होती है ना, बी कासूल की गोली खा रहे हैं, वैसा नहीं है। क्योंकि ये विटामिन पेशाब के रास्ते नहीं निकलता, ये शरीर में रुक जाता है, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है। अच्छा। अगर ये सामान्य से अधिक हो गया या आपके डॉक्टर ने कहीं गलती से आपको इंजेक्शन लगा दिए विटामिन डी, गोली में 60,000 यूनिट होता है पर इंजेक्शन में 3 लाख यूनिट होता है। अगर आपने ज्यादा 4 इंजेक्शन हफ्ते में लगा दिए तो लाखों करोड़ों यूनिट आपके शरीर में जमा हो जाता है जी। जिसके कारण कभी कभार विपरीत परिस्थिति का निर्माण होता है। तो मैं हमेशा मरीजों को कहता हूं कि ये 2-धारी तलवार है। कम रहेगा तो भी काटेगा, ज्यादा होने पे भी काटेगा, इसलिए बैलेंस होना चाहिए। तो विटामिन डी इंजेक्शन में बहुत लाखों में एक आध मरीज को लगना चाहिए। बाकी आप दवा के रूप में अगर आप लेते हैं, मुंह के रास्ते लेते हैं, तो उससे ज्यादा खतरे की गुंजाइश नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि अधिकता भी इसकी जो है बुरी है और कम अगर है तो वो भी बुरा है, पर इससे पहली बात तो यह है कि हमारा जो मरीज है वो भी जागरूक हो।
उसे पता होना चाहिए कि विटामिन डी जो है वो इतनी घातक स्थिति नहीं है कि हम उसका इंजेक्शन लें, और लेना भी है तो पहले पूरी तरह से अच्छे चिकित्सक को दिखाकर परामर्श लेने के बाद ही लें। डॉक्टर साहब, ये तो सच है कि बीमारी जब आती है तो शरीर टूटता है। व्यक्ति शरीर से कम टूटता है, मानसिक रूप से ज्यादा टूटता है। ऐसे व्यक्तियों का मानसिक मनोबल अगर बढ़ाने की बात की जाए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानसिक मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये बताना होगा कि बीमारी बड़ी नहीं है। बीमारी एक साधारण बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है। ये कैंसर की तरह बड़ी बीमारी नहीं है जी। पर हाँ, जीवन में आपके अंत तक आपके साथ रहना है तो इसके साथ आपको बैलेंस बनाना होगा। इसके साथ आपको एक इस तरह की स्थिति निर्मित करनी होगी जहां पर आप खान पान, जीवन शैली, सब चीजों का एक अच्छा मिश्रण बनाएं और अपने अनुरूप जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो ज्यादा करें और उसका कहीं ना कहीं उसका बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उसकी जो कमियां है उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर देखा है कि लोग दोपहरी में, दिन में वॉकिंग करते हैं, चलते हैं। मैं जब उनसे पूछता हूं तो वो कहते हैं कि मैं डायबिटिक हूं, सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाता, शाम को समय नहीं होता है, इसलिए मैं दिन में चल रहा हूं। ये सोच क्या इस बीमारी के लिए सही है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप कोई बहुत ज्यादा पावरफुल दवा या इंसुलिन पे नहीं है तो आप भोजन लेने से पहले और दवा लेने से पहले वॉक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, क्योंकि क्या होता है सामान्यतः जब भी हम पैदल चलते हैं तो इंसुलिन नामक हार्मोन की प्राकृतिक तौर पे आवश्यकता कम हो जाती है। अच्छा। बगैर इंसुलिन के भी शरीर खपत करने लगता है शुगर की। तो आपने दवा ले ली, भोजन ले लिया, फिर आप वॉक कर रहे हैं तो ये होगा कि दवा भी अपना असर दिखा रही है और जो मैंने अभी प्रक्रिया बताई वो भी अपना असर दिखा रही है। अच्छा। तो सामान्य से अधिक शुगर में कमी आ सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है जो कि जानलेवा स्थिति बन सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप भोजन से पहले, दवा लेने से पहले वॉक करके आइए। डॉक्टर साहब, मॉर्निंग वॉक में कितना फायदा है? देखिए, मॉर्निंग वॉक का फायदा बहुत सारी चीजों में, तो शुगर कंट्रोल रहेगी, मांसपेशियों में ताकत आएगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी नहीं होगी, बहुत सी जगह जगह बहुत सारी चीजों में फायदा है आपको। और मन अच्छा रहेगा, चित्त अच्छा रहेगा, आपको नकारात्मक विचार नहीं आएंगे और जब आप घर जाएंगे तो शाम को आपको नींद भी अच्छी आएगी। क्या बात। तो ये सब सारी चीजों का अगर मिश्रण देखें तो मॉर्निंग वॉक के फायदे ही फायदे हैं। इवनिंग वॉक? इवनिंग वॉक भी करना चाहिए, क्योंकि इवनिंग वॉक अगर आपके पास समय है तो वो भी आपको रिलैक्स करेगा, आपको मानसिक शांति देगा, शुगर अच्छी रहेगी और बाकी सभी चीजों के जो फायदे हमने मॉर्निंग वॉक में लिए हैं वो वॉक इवनिंग वॉक में भी मिलेंगे। पर हाँ, अगर कोई मरीज हैवी डोजेस डायबिटीज की दवाओं पे है तो उसको ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में दवा लेने से पहले वॉक करके आए, फिर आप दवा लें, फिर उसका नाश्ता होगा। वैसे इवनिंग में एक छोटा सा स्नैक कर लें जी। स्नैक का मतलब एक छोटा सा नाश्ता, ऐसा नाश्ता जो एकदम शक्कर ना बढ़ाता हो पर पेट को संबल दे, जिससे शुगर कम ना हो वॉक करते समय। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और रात में कुछ लोगों को तफरी की आदत रहती है भोजन के बाद, तो तफरी करने से मना नहीं कर रहे हैं जी। चहल पहल कर सकते हैं आप जी। पर एकदम ब्रिस्क वॉकिंग जो एकदम तेज चलना होता है वो नहीं कर सकते। वो नहीं होना चाहिए। तो श्रोताओ, यह तो था आज का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो इस बातचीत को सुनने के बाद बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे, संतुलित भोजन लेंगे। नमस्कार।